तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियाफान को टियानियन टेम्पल के मॉन्क्स ने बचा लिया। वो ज़ियाफान को समझाना चाहते थे कि इस दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि ज़ियाफान को अभी इन बातों पर यकीन नहीं रहा, जिसके बाद मास्टर पुजिंग ज़ियाफान को एक शख्स से मिलने भेज देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ज़ियाफान का फर्स्ट मास्टर पुजी था। इसी ने ज़ियाफान से उसका सब कुछ छीन लिया और अब ज़ियाफान उसकी यादों में जा चुका है, जहाँ पर ज़ियाफान को अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हमें मास्टर पुजी की मेमोरीज दिखाई गई। मास्टर पुजी का मानना था कि हमारे कर्मों का चक्र हमेशा घूमता रहेगा, हम कभी भी अपने पनिशमेंट से भाग नहीं सकते और ना ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से। हमारे कर्म आज हमारी परछाई बन के हमेशा हमारा पीछा करेंगे। इसलिए पुजी ने बुद्धा के सामने एक कसम ली कि वो इस दुनिया में मौजूद हर एक लिविंग बीइंग के कर्मास का बोझ खुद के कंधों पर उठाएंगे। सभी लिविंग बीइंग्स को 7 कैलामिटीज और 8 ट्रिबुलेशन की सफरिंग से बचाना ही उनका मकसद होगा। और फिर हमें ब्लड डिवावरिंग बीड दिखाई गई, जो कि एक बहुत ही भयानक महाशक्तिशाली डिमोनिक आर्टिफैक्ट था। भले ये आर्टिफैक्ट अपने आप में ही एक शैतान की मिसाल था, लेकिन मास्टर पुजी को लगता है कि ये बीड सभी लिविंग बीइंग्स के बुरे कर्मों को हटा सकती है, तो उन्होंने इस बीड को अपनी बॉडी में जगा दी। तो बेसिकली वो इस सोल डिवावरिंग ऑर्ब के लिए एक वेसल यानी कि एक फाउंडेशन बनना चाहते थे और फिर इसी फाउंडेशन पर वो सिटी ऑफ 10,000 कर्मास की स्थापना करेंगे। इस सिटी की फोर्ज होते ही वो मॉर्टल्स के बुरे कर्मों को इस सिटी में जमा कर सकते थे, ताकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई पनपती रहे, बुराई का नामो निशान मिट जाएगा। और फिर वो इस दुनिया की सारी बुराई को खुद के अंदर सप्रेस करने लगे, ताकि इस दुनिया के सभी लिविंग बीइंग्स को सुकून मिले। ये सब ज़ियाफान काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, मगर उसने नोटिस किया कि इस बीड की वजह से तो मास्टर पुजी को ही तकलीफ हो रही, क्योंकि सोल डिवावरिंग बीड पर पड़ने वाला कर्मा का बोझ काफी ज्यादा था। मास्टर पुजी चाहकर भी इस बीड की पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस बीड को हैंडल कैसे किया जाए इस बारे में एल्डर जाओ के साथ बात की, जो कि फॉर्चून टेलर थे। एल्डर जाओ बताते हैं कि बुद्धिज्म और टाओइज्म की सुप्रीम टीचिंग को हासिल करो। अगर तुम इनकी सुप्रीम लेवल पर पहुंच गए तो ये दोनों पावर्स आपस में मिलकर उस ऑर्ब को रिफाइन कर सकती हैं। तभी जाकर ये डिमोनिक आर्टिफैक्ट पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। जिसके बाद मास्टर पुजी ने सेक लीडर डाओ जुआन और कोंगसांग के साथ भी बात की थी, मगर कई साल मेहनत करने के बाद भी मास्टर पुजी उस ऑर्ब को कंट्रोल नहीं कर पाए। और फिर एक रात पुजी को यंग ज़ियाफान नजर आया। वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया की मुसीबतों को खत्म करना चाहता था, मगर मैं इसमें फेल हो गया। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, मगर अब मुझे रास्ता मिल चुका है। दरअसल ये सारी बातें सोल डिवावरिंग ऑर्ब कर रहा था। वो मास्टर पुजी से कहने लगा कि जाओ जाकर इस विलेज को खत्म कर दो, यही तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है। हालांकि मास्टर पुजी ऐसा करने से मना कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं कभी किसी बेगुनाह को खत्म नहीं करूंगा, हम कोई और रास्ता जरूर से ढूंढ लेंगे। मगर ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब तो बार बार यही बोल रहा था कि यहाँ के लोगों को खत्म कर दो। मास्टर पुजी ने उसे रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑर्ब के सामने उनकी एक न चली, जिसके चलते मास्टर पुजी न चाहते हुए सामियाओ विलेज में पहुंच जाते हैं। इधर ज़ियाफान उन यादों को देखकर चिल्ला रहा था कि प्लीज ऐसा नहीं करो, तुम मेरे विलेज को खत्म नहीं कर सकते, उन मासूम लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, प्लीज रुक जाओ। मगर ये तो बस यादें थी, जिसके चलते ज़ियाफान मास्टर पुजी को रोक नहीं पाया। अब अगले सीन में ज़ियाफान देखता है कि मास्टर पुजी ने पूरे विलेज का सफाया करते हुए सिटी ऑफ 10,000 कर्मास को क्रिएट कर लिया। ज़ियाफान के आंखों के सामने वो इवल सिटी फोर्ज हो चुकी थी, साथ ही कई सारी इवल शैडोज उसमें क्रिएट हो गई। ये सब इवल कर्मास के मैनिफेस्ट किए हुए फॉर्म्स थे। साथ ही साथ मास्टर पुजी भी इस सिटी की बड़ी बड़ी जंजीरों में कैद हो गए और ज़ियाफान से कहने लगे कि पता नहीं अब हमारी मुलाकात कब होगी। तब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है। मास्टर पुजी ज़ियाफान को बता रहे थे कि मैं इस दुनिया से बुराई मिटाकर यहाँ पर अच्छाई का बीज बोना चाहता था। इसके लिए मैंने सभी कर्मास को अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन मैंने अच्छाई बोकर बस ईवल को पैदा किया। तुम्हारे विलेज के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उन बेगुनाहों की जाने लेकर सिटी ऑफ 10,000 कर्मास को फोर्ज किया और तभी से मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं गया, मैं यहाँ पर दिन रात सफर कर रहा हूँ ताकि अपने पापों की सजा भुगत सकूँ। अगर हजारों लाखों तलवारें भी मेरे
बॉडी में पियर्स हो जाए तो भी मैं इस कर्जे को चुका नहीं पाऊंगा। जिस पर ज़ाफान कहने लगा कि तुम यहाँ पर खुद को बंद करके ये सोच रहे हो कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। जिस पर पूजी कहते हैं कि मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम खुद मुझे पनिश कर पाओ। मैंने बहुत बड़ा सिन कमिट किया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करूँगा। जो सुनकर ज़ाफान गुस्से में हंसते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उसने अपने मास्टर पूजी को चोक करते हुए हवा में उठा लिया और उनसे पूछ रहा था कि बताओ, क्या तुम मेरी जिंदगी भर के दुखों को हमेशा के लिए मिटा सकते हो? क्या तू उन मरे हुए मासूम लोगों को दोबारा से जिंदा कर सकता है? सामिया विलेज को मिटाकर एक अरसा बीत गया। उन लोगों की लाशें भी अब मिट्टी में मिल चुकी हैं। क्या तू उन्हें जिंदा कर पाएगा? तुझे क्या लगता है यहाँ पर खुद को बंद करके तेरे बुरे काम मिटकर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? जिस पर मास्टर पूजी रोते हुए कहने लगे कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो ज़ाफान कहता है कि मैंने अपने दिल में तुझे हजारों लाखों बार खत्म किया था, मगर तुझे खत्म करने के अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं उन लोगों को मार नहीं सकता जो मौत डिजर्व करते हैं, तो जो मरे हैं वो भी जिंदा नहीं हो सकते। और फिर ज़ाफान ने मास्टर पूजी को छोड़ दिया। वो कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे हजारों लाखों टुकड़े भी कर दूं, तो भी मैं अपनी फैमिली को वापस नहीं ला पाऊंगा। वो लोग तो ऑलरेडी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, फिर तुझे मारने से क्या ही बदल जाएगा। यहाँ पर मास्टर पूजी काफी ज्यादा रोने लगे। उन्हें अपने कर्मास पर पछतावा था और उतने में उनकी इवल साइड एक्टिवेट हो गई। वो कह रही थी कि मैं जानता हूँ मेरे कर्मों की सजा मुझे कोई भी नहीं दे सकता। अगर मैं 1000 बार भी मारा जाऊँ तो भी मेरे पाप कम नहीं होंगे। दरअसल ज़ाफान यहाँ पर अपने इनर डीमंस के समंदर में धंस गया था और उतने में सिटी ऑफ 10,000 कर्मास की सारी इवल पावर मास्टर पूजी की बॉडी में समाने लगी, जिससे मास्टर पूजी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और ज़ाफान से कहने लगे कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ मौजूद इवल कर्मास मुझ पर बैकफायर कर रहे, मैं इन कर्मास को अब और सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। और उतने में मास्टर पूजी का यंगर फॉर्म इमर्ज हुआ। दरअसल ये इवल शैडो से बना हुआ फॉर्म था। वो कहने लगा कि मैंने इस दुनिया की बुराई को मेरी बॉडी में जगा दी, इसलिए मुझे कोई भी मिटा नहीं सकता। जो सुनते साथ ही ज़ाफान उस ह्यूज फॉर्म पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर ज़ाफान के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसी फॉर्म ने ज़ाफान को नीचे पटक दिया। वो फॉर्म उसे बता रहा था कि हमारे दुखों का समंदर काफी ज्यादा विशाल और गहरा है, मगर कुछ लोग एक छोटी सी नाव के सहारे उसे पार करना चाहते। तेरे मास्टर पूजी जैसे बेवकूफ लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी कमजोर बॉडी का यूज करके पूरी इंसानियत के कर्मों का बोझ उठा पाएंगे, लेकिन मास्टर पूजी की ये कल्पना शुरुआत से एक डिल्यूजन थी। वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। इधर ज़ाफान कहने लगा कि शायद ये फॉर्म उन्हीं इवल कर्मास से बना हुआ है जिसे पूजी यहाँ पर सप्रेस कर रहा था। और उतने में वो फॉर्म अपनी बहुत ही भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगा। साथ ही वो ज़ाफान को बता रहा था कि अगर बुराई इंसान के दिल से ही पैदा होती है तो फिर इंसानों को इससे डरने की क्या जरूरत है। इंसानों को तो बुराई विरासत में मिली थी, इसलिए ना ही कोई बुद्धा और ना ही कोई देवता हमें बचा सकता। इन बात को नजरअंदाज करके हम लोग सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम बुराई को मिटा देंगे, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और अब उसने ज़ाफान पर अपनी इवल एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो ज़ाफान ने भी अपनी ब्लड डिवोरिंग मेस को सीधे उस एनर्जी बॉल पर थ्रो कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर उस फॉर्म के अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब यहाँ पर वो फॉर्म ज़ाफान को खत्म करने के लिए उसके पीछे लग गया, मगर ज़ाफान कर्मा सिटी के स्ट्रक्चर का यूज करते हुए खुद को बचाने लगा। साथ ही यहाँ पर ज़ाफान ने भी अपनी डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्म पर डिमोनिक हैंड से अटैक कर दिया, जिससे वो फॉर्म क्रश करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर ज़ाफान को पता था कि ये फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर इसे हराना है तो ज़ाफान को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और फिर ज़ाफान ने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस पर कई सारे हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो इवल फॉर्म उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर ज़ाफान को काफी दूर पुश कर देता है। और फिर उस इवल फॉर्म ने ज़ाफान पर एक बहुत ही भयानक पंच हिट कर दिया था, जिसमें ज़ाफान बुरी तरह से घायल हो गया और अब वो फॉर्म उसे दबोच कर पूरी सिटी में घसीटने लगा, मगर ज़ाफान ने समय रहते खुद को आजाद करवा लिया। वहीं पर उस इवल फॉर्म ने दोबारा से उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे डॉज करते हुए ज़ाफान कहने लगा कि मैंने इन 10 सालों में इंसानी फितरत के हर एक रंग को देख लिया है। धोखेबाजी, चालबाजी, झूठ, कपट, बदला और खून खराबा, इनसे अब मैं तंग आ चुका हूँ। और अब उस इवल फॉर्म को काफी ज्यादा परेशान करते हुए सीधे उसके मुंह पर अपने मेज से एक जोरदार फटका लगा चुका, जिसके एक ही ब्लो में वो विशालकाय फॉर्म नीचे गिर जाता है।
है। जिसके बाद ज़ियाफान हवा में फ्लोट करते हुए आसमान को देख रहा था, जिसमें से कई सारी इवल शैडोज उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो ज़ियाफान वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे दोबारा से उसी फॉर्म की आवाज आने लगी, जो कि ज़ियाफान को बता रहा था कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। अगर कोई चीज कायम है तो वो होगी बुराई, जो कि हमेशा इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। मैं उस बुराई का चेहरा हूँ और मुझे कोई मिटा नहीं सकता। वहीं पर ब्रदर फाशियांग काफी ज्यादा पैनिक होकर अपने ध्यान से बाहर आ गया। वो अपने मास्टर पुजिंग से कह रहा था कि पूरा दिन और रात बीत चुकी है, मगर ज़ियाफान अभी तक बाहर नहीं आया। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मैं ज़ियाफान को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। जिस पर मास्टर पुजिंग जवाब देते हुए कहने लगे कि पिछले जन्म की कर्मों की जंजीरें और एक दूसरे के लिए नफरत ये आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अगर इसे ब्रेक करके सब कुछ नॉर्मल करना है तो इसमें वक्त लगेगा। ज़ियाफान को कुछ चीजें भुलानी होगी, तभी जाकर उसके सैल्वेशन की कोई उम्मीद है। जो सुनते साथ ही फाशियांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो तुरंत ही अपने मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए कह रहा था कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो आपका ये डिसाइपल आपके सामने भीख मांग रहा। प्लीज अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके महान बुद्धा की स्ट्रेंथ को अनलिश कीजिए, ताकि ज़ियाफान को आपसे गाइडेंस मिलकर उसे इनलाइटनमेंट हासिल हो जाएगी। वो अपने इस इनर डीमन के समंदर से आजाद हो सकता है। सिर्फ आप ही बुद्धिज्म की दया और करुणा का यूज करके उसके गुस्से को पिघला सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ज़ियाफान वहीं पर कैद होके मारा जाएगा और फिर उसका ब्लड डिवावरिंग ऑफ पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। उस बंदे ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है, उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज मास्टर अपने डिसाइपल पर रहम दिखाए और ज़ियाफान की मदद कीजिए। इससे हमें पता चल जाता है कि फाशियांग कितना ज्यादा रहमदिल है। वैसे तो ज़ियाफान उसका दुश्मन था, मगर फिर भी वो ज़ियाफान की जिंदगी के लिए अपने मास्टर के सामने भीख मांग रहा था। तभी मास्टर पुजिंग उससे कहने लगे कि मैं भी ज़ियाफान की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा। ज़ियाफान ने हमेशा स्ट्रगल को फेस किया है। दुनिया ने उसे वो बना दिया जो कभी था ही नहीं। उसे डीमन का खिताब दिया गया, कई सारे ताने मारे गए। उससे तो उसकी फैमिली, उसके दोस्त, इनफैक्ट उसका सेक्ट भी छीना गया। लोगों ने उसे कहा कि तुम एक डीमन हो। तो पिछले 10 सालों से यही ताने सुन सुनकर वो भी खुद को डीमन समझने लगा। उसका दिल और उसकी विल पावर पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी है। इसलिए मैं ही क्या, कोई और भी उसकी इस विल को, उसके मन को बदल नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, ज़ियाफान को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा। उसकी इन जंजीरों को कोई तोड़ नहीं सकता। इधर इनर डीमन के समंदर में ज़ियाफान को ईवल फॉर्म ने जंजीरों में कैद किया था। ज़ियाफान उन जंजीरों को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस ईवल फॉर्म की पावर के सामने उसकी एक ना चली। वो ईवल फॉर्म उससे कह रहा था कि तुम और तुम्हें बनाने वाला वो पुजी, तुम दोनों से भी गलती हो गई। तुमने इस दुनिया में अच्छाई की जगह बुराई को ताकतवर बनाया, तो अब तुम्हें इस बुराई को झेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर पुजिंग अपने छोटे भाई पुजी से कह रहे थे कि मेरे भाई, भले ही तुम्हारा दिल नेक था, तुम्हारे इरादे पाक थे, मगर तुम्हारे एक्शंस ने बहुत ही भयानक हालात पैदा किए। तुम खुद भी कभी उस डीमन के चुंगल से आजाद नहीं हुए, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज़ियाफान इससे आजाद हो पाएगा? तुमने अपने अधूरे ख्वाब ज़ियाफान पर थोप दिए, जो कि ज़ियाफान पर बहुत बड़ा अत्याचार साबित हुआ। तुम अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और के भरोसे नहीं डाल सकते। हम इंसानों का कर्म हमारी कल्टीवेशन की जर्नी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और आपने क्रिएट की हुई इवल पावर से इन्फ्लुएंस होकर ज़ियाफान ने कई सारे बुरे काम किए, जिसके चलते उसके कल्टीवेशन की जर्नी में रुकावटें आएगी। मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूँ कि ज़ियाफान परम सत्य को हासिल कर पाए, लेकिन ये किस हद तक पॉसिबल है इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं। इधर ज़ियाफान सोच रहा था कि मास्टर पूजी अपने तहे दिल से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जिसमें बुराई ना होकर अच्छाई हो, ना दर्द हो और ना अत्याचार हो, जिससे ये बात साबित होती है कि वो ग्रेट बुद्धा का फॉलोअर था। वो यहाँ के मासूम लोगों की कार्मिक बोझ को उठाना चाहता था, मगर उसकी इसी कोशिश ने पूरे सामियाओ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी ने एक ग्रेट ईवल को पैदा किया, और उसी ईवल ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से जहन्नुम बना दी। अगर अब मैं पलटकर अपने स्ट्रगल्स को देखूं, तो उन मुश्किल हालातों में हर बार किसी न किसी ने मेरी मदद की थी। उन लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए हर बार मुझे अंधकार में जाने से बचा लिया। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ उन्हीं चंद लोगों की वजह से हूँ। तो अब अगर ये सारे हालात, कॉज और उसके इफेक्ट मुझ पर थोपे ही गए हैं, तो फिर ये अच्छे हैं या बुरे, राइचस है या फिर ईवल, ये सब मेरी मर्जी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ज़ियाफान के ये सारे लफ्ज सुनकर वो ईवल फॉर्म काफी ज्यादा हैरान था। इधर ज़ियाफान उन जंजीरों को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि मैं अपने कर्मा को खुद फेस करूंगा, उसका जो अंजाम होगा मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी राह खुद चुनूंगा।
यहाँ पर ज़ेफान ने एक डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए इन जंजीरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। भले ही वो इवल फॉर्म उसे कैद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ज़ेफान ने उन पर अटैक करते हुए उस फॉर्म पर भी प्योर स्पिरिचुअल पावर से वार कर दिया, जिसके चलते वो फॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर ज़ेफान अपने इनर डीमंस के समंदर से बाहर आने लगा। इधर मास्टर पूजी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते मेरे बच्चे तुमने ये कर दिखाया। यहाँ पर ज़ेफान पूजी पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। उसकी मेस में टाओइज्म और बुद्धिज्म की पावर फ्लो हो रही थी और अभी सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर पूजिंग और फाशियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने ध्यान में बस ज़ेफान के लिए ही प्रे कर रहे थे और अचानक से उनकी जाप की माला ब्रेक हो गई। मास्टर पूजिंग काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगे कि मेरे छोटे भाई पूजी का कार्मिक रेट्रिब्यूशन फाइनली खत्म हो गया। वो अब अपनी कर्मा की बोझ से आजाद हो चुका है। तब तक ज़ेफान भी उस कमरे से बाहर आ जाता है। मास्टर पूजिंग कहने लगे कि जूनियर ज़ेफान, तुम्हारे पास एक ऐसा दिल है जो किसी भी इवल पर रहम दिखाए। तुमने तो कई सारे कर्मों के हिसाब चुकते कर दिए, चाहे फिर वो मेरे भाई पूजी के हो या फिर किसी और के। तुमने अच्छाई और बुराई को अपने विल पर छोड़ दिया। अच्छाई और बुराई तो बस एक सोच है और इसी सोच के साथ तुमने एनलाइटनमेंट हासिल की। तभी ज़ेफान उनसे कह रहा था कि मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो प्लीज आप मास्टर पूजी की बॉडी को ले जाकर पूरे रिचुअल्स के साथ उनका अंतिम संस्कार कीजिए। जब तक उनका प्रॉपर फ्यूनरल नहीं होगा वो रीइंकार्नेशन के लिए नहीं जा सकते। ये सब सुनकर मास्टर पूजिंग थोड़े से हैरान थे। वो कहते ज़ेफान, तुमने तो अपने मन को पूरी तरह से बदल दिया। और यहाँ पर ज़ेफान को थोड़ी देर पहले की बातें याद आने लगी। उसने अपना ब्लड डिवावरिंग मेस अपने मास्टर पर पॉइंट किया हुआ था। वो सोचता है कि मैं अपने इस मास्टर को कई सालों पहले बस एक बार मिला था। उस वक्त मैंने मेरे मास्टर के सामने नील करते हुए अपना सिर झुकाया और पूरे दिल से उसे अपना मास्टर माना। वो यही सारी बातें मास्टर पूजिंग को बता रहा था। वो कहता है कि आपके छोटे भाई को मैंने अपने पूरे दिल से अपना मास्टर माना था और उन्होंने मुझे अपनी टीचिंग दी। उस वक्त उन्होंने ही मेरी जान बचाई और उन्होंने ही मुझे तबाह भी किया, लेकिन अगर ये नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। मास्टर पूजी के बिना मेरा कोई वजूद नहीं था और आज वो जा चुके हैं। साथ ही मैंने अपना मास्टर भी खो दिया। भले ही मैं बुद्धिज्म का डिसाइपल नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि बुद्धिज्म में रीइंकार्नेशन को काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जिसके बाद ज़ेफान वहाँ से जाने लगा, मगर जाने से पहले उसने मास्टर पूजिंग को बता दिया था कि उसके मास्टर पूजी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उन्होंने रीइंकार्नेट होने से मना किया था। मास्टर पूजी ने मेरे सामने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मैं दोबारा से इस दुनिया में नहीं आना चाहता। उन्हें रीइंकार्नेट होने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए मना किया। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि उन्हें अपने कर्मों पर कितनी बड़ी रिग्रेट थी। अगर वाकई उनके बस में होता तो शायद वो मेरे विलेज को डिस्ट्रॉय ना करते और इसी बात का मलाल उन्हें हमेशा सताता रहा। उनके इस पछतावे की कोई सीमा नहीं थी। साथ ही हमें ये भी दिखाया गया कि ज़ेफान एक बार फिर से अपने मास्टर के सामने नील डाउन कर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, जैसे उसने बचपन में दी थी। 3 बार अपना सिर झुकाकर उसने पूजी को अपना मास्टर बनाया था और आज ज़ेफान ने अपने मास्टर को वही रिस्पेक्ट पेश करके अपने डिसाइपल होने का फर्ज अदा किया। ज़ेफान ने उस बंदे को माफ किया जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था और इससे एक बात साबित हो गई कि माफी मांगना और माफ करना ये बहुत बड़ी चीज है। माफी जैसी महान चीज इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकती। भले ही पूजी ने ज़ेफान की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो सब उन्होंने अनजाने में किया था। ज़ेफान को हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था और आज उनकी सारी यादों को देखकर ज़ेफान की ये बात समझ आ गई। इन 10 सालों के बाद ज़ेफान को पहली बार सुकून मिला। उसने मास्टर पूजी को माफ करके अपने कंधों पर का बोझ भी उतार दिया। इधर मास्टर पूजिंग अपने भाई से कहने लगे कि ज़ेफान ने तुम्हें माफ किया, जिस चीज की तुम्हें तलाश थी वो तुम्हें मिल चुकी है। मेरे भाई, इतने सालों के बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। और उतने में मास्टर पूजी की बॉडी गोल्डन डस्ट बनकर बिखरने लगी। मास्टर पूजिंग भी अपने छोटे भाई के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि इतने सालों के बाद पूजी को सुकून मिलेगा। वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ की कार्मिक जंजीरें ब्रेक होकर तुम कर्जे से मुक्त हो गए। हम दोनों भाई थे और शायद बुद्धा के सी में हमारी मुलाकात दोबारा होगी। उतने में ही मास्टर पूजी का लोटस भी वैनिश होने लगा। उसकी पंखुड़ियां फ्लाई करते हुए ज़ेफान के पास आ गई थी। वो भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। दरअसल ये उसके मास्टर पूजी का उसे आखिरी अलविदा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ेफान उनके लिए इमोशनल हो गया। उसने मास्टर पूजिंग को उनकी मौत से पहले सबसे अनमोल तोहफा दिया, जो कि था माफी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।